जय श्री राम। आज हम बात करने जा रहे हैं इस ट्रांसक्रिप्शन की। डीएनए से एमआरएनए के बनने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए से बनने का प्रोसेस जिसमें प्रोटीन बनती है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब पहली बात तो यही कि प्रोटीन बनाई क्यों जा रही है, डीएनए से प्रोटीन बनाई ही क्यों जा रही है। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन हर सेकंड होती रहती है और हर एक रिएक्शन को एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना एंजाइमेटिक रिएक्शन, आप जानते हैं, बिना एंजाइम कोई रिएक्शन हो नहीं पा रही है। तो सारी की सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो एंजाइम के थ्रू ऑपरेट होती है। तो एंजाइम काहे के होते हैं? वो प्रोटीन के बने होते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी में प्रोटीन बनना बहुत ज़रूरी है, जो कि जिस प्रोटीन को डीएनए कोड करेगा। ठीक है, तो प्रोटीन बननी ज़रूरी है। प्रोटीन बनती है किससे? एमआरएनए से। ठीक है, एमआरएनए किससे बनेगा? डीएनए से। तो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटाबेस है, उसको निकाल करके डीएनए अपना एमआरएनए में सेंड करता है और उसके बाद एमआरएनए की उस इन्फॉर्मेशन को रीड करके प्रोटीन बनाई जाती है और वो प्रोटीन ही एंजाइम की तरह काम करती है। और वो एंजाइम आपकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हर एक एंजाइम काम कर रहा है। इस तरह से आपकी बॉडी में पर्टिकुलर एक मैनर में काम चल रहा है। देखिए, अब यहाँ पे हम अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, हमने क्या बताया? डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से पहले हम कुछ बात जान लेते हैं कि अगर ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में हो रहा है, हमने बताया डीएनए से आरएनए, लेकिन आरएनए 3 तरीके के होते हैं, आप जानते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो सिंथेसाइज करता है आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो सिंथेसाइज करता है वो एमआरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो सिंथेसाइज करता है वो टीआरएनए को। ये आप बात समझ गए होंगे। तो 3 तरह के आरएनए के बनने के लिए 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मैंने लिखा हुआ भी है। लेकिन अगर हम वहाँ प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ डिफरेंस साथ के साथ हम करते चल रहे हैं, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, यानी कि आरएनए जो बनता है आरएनए पॉलीमरेज से बनता है। सिर्फ वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पेशल कोई आरएनए पॉलीमरेज नहीं है। अकेला आरएनए पॉलीमरेज अकेला आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए तीनों को सिंथेसाइज कर सकता है। ये हो गई प्रोकैरियोट की बात। तो डिफरेंस अगर यहाँ पे इतने से मैं बात करें तो 3 तरह के आरएनए यूज़ होते हैं, 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होते हैं 3 तरह के आरएनए को बनाने में यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है तीनों तरह के आरएनए को फॉर्मेशन में, किनमें? प्रोकैरियोट में। अब क्योंकि हम बार बार क्या बात कर रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज की, तो हम आरएनए पॉलीमरेज देख लेते हैं एक बार। तो आरएनए पॉलीमरेज का जो सेंट्रल या मेजर पार्ट है या कोर पार्ट है जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, उसकी 5 यूनिट होती है। 2 यूनिट अल्फा होती है, 1 यूनिट बीटा डैश होती है, 1 यूनिट बीटा होती है और 1 यूनिट ओमेगा की होती है। कोर पार्ट है। जबकि उसके साथ साथ मैंने यहाँ लिख दिया है कोर पार्ट में 5 यूनिट हो चुकी है और साथ में उसके रो और सिग्मा 2 फैक्टर और होते हैं, रो और सिग्मा फैक्टर। अब क्योंकि डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो पूरे के पूरे डीएनए की लेंथ से एक एमआरएनए तैयार करना पॉसिबल नहीं है, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए डीएनए के छोटे छोटे हिस्सों को एक यूनिट में कन्वर्ट करके उस यूनिट की इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में सेंड की जाती है। तो डीएनए का एक वो छोटा हिस्सा जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ये एक डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को हम, इस छोटी सी यूनिट को डीएनए की, हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 चीज़ होती है। देखो, शुरुआत में जो होता है वो प्रमोटर होता है। प्रमोटर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट, शुरुआत करता है ट्रांसक्रिप्शन को, प्रमोटर। तो यहाँ पे लगवा दिया हमने प्रमोटर शुरुआत में। उसके बाद लास्ट में जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाएगा तो उसको टर्मिनेट भी करना ज़रूरी है, इसलिए लास्ट का जो पोर्शन होगा वो टर्मिनेटर होगा। और सेंट्रल पोर्शन या मेजर पोर्शन जो होता है, जो कोड जो एमआरएनए पहुंचने हैं, वो सेंट्रल और मेजर पोर्शन जो होता है उसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। क्लियर? अभी तक ये बात होगी डीएनए का एक छोटा हिस्सा जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है, उसके 3 हिस्से हो गए, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब देखिए, सपोज करते हैं ये ब्लैक में जो हमने स्ट्रैंड बनाई है, डीएनए के एक स्ट्रैंड है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड हो गए हैं। अब ये सपोज आपको पता है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा। अब सपोज करिए डीएनए के कुछ नाइट्रोजनस बेसिस हैं और इसके भी, क्योंकि ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, इस तरह से रखे हुए हैं। अब आप समझिए कि जिस डीएनए के स्ट्रैंड से इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में जानी है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब आप सपोज करिए ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके एमआरएनए में पहुंचनी चाहिए, डिटो, सेम बिल्कुल।
तो अगर आप इसी स्ट्रैंड से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो ए के सामने, क्योंकि एमआरएनए में थायमिन नहीं होता, यू होता है, तो यू आ जाएगा। तो यू टी क्या है, सिमिलर है, तो यू चलेगा, लेकिन टी के सामने ए नहीं चलेगा, सी के सामने जी नहीं चलेगा, जी के सामने सी नहीं चलेगा। इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसी स्ट्रैंड से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अगर हमें ये स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें दूसरे स्ट्रैंड के पास जाना होगा। अब देखिए हम दूसरे स्ट्रैंड के पास जा रहे हैं। टी के सामने क्या आता है, एडेनिन, ए के सामने यूरेसिल, सी के सामने साइटोसिन, जी साइटोसिन के सामने गुआनिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने यूरेसिल, थायमिन के सामने जो है एडेनिन। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ऐसी लग रही है आपको। ए टी और यू, आप देखें इनको आप सिनोनिम समझ सकते हैं, टी और यू सेम है। सी जी जी सी सी यू ए जी सी सी जी ए। इसका मतलब डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है, जिस स्ट्रैंड से एमआरएनए में वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और जिस स्ट्रैंड से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हम उसको नॉन कोडिंग भी कह सकते हैं या टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। तो अब मैं इस डीएनए को यानी कोडिंग स्ट्रैंड को थोड़ा सा इस तरह से करके, जिस तरह की कोडिंग स्ट्रैंड ऊपर आ जाए और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड नीचे आ जाए, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा डीएनए इस तरह से यहाँ पे हमने ले लिया है। अब देखिए जैसे ही डीएनए यहाँ पे आता है, क्योंकि हमें पता है ये रेड में जो छोटे छोटे डॉट में हमने बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्रमोटर रीजन है, और लास्ट में भी हमने रेड से बनाया है, ये टर्मिनेटर रीजन है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन हो गया, ये इसका कोडिंग स्ट्रैंड हुआ, ये इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड हुआ। अब कोडिंग स्ट्रैंड में देखो सबसे शुरुआत मैंने क्या बताया था कि आरएनए जो भी बनेगा आरएनए पॉलीमरेज ही सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पे क्योंकि एमआरएनए बनाना है तो एमआरएनए के लिए आपको पता है एमआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड यहाँ पे काम करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड यहाँ पे आता है, लेकिन उसके जो दो पार्ट हैं कौन कौन से, रो और सिग्मा। यहाँ पे शुरुआत जो करता है यहाँ पे सिग्मा करता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करता है जिसमें जो नाइट्रोजन के बेस का जो पूल है हमारे साइटोप्लाज्म या सेल के अंदर, जो नाइट्रोजनस बेस का पूल है, वहाँ से नाइट्रोजनस बेस या पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड उठा करके उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री की तरह जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। देखिए ए के सामने क्या आएगा, वो टी के सामने एडेनिन, ए के सामने यूरेसिल, एमआरएनए है क्योंकि आरएनए है, थायमिन नहीं आ सकता, यूरेसिल आएगा। तो यह शुरुआत हो चुकी है। तो शुरुआत करने का जो काम होगा वो आरएनए पॉलीमरेज के सिग्मा फैक्टर का होगा, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इनिशिएशन। तो 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, शुरुआत होगी, फिर ये एमआरएनए इलोंगेट करेगा तो इलोंगेशन, और लास्ट में ही टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम टर्मिनेशन बोलते हैं। मैं लिख दूंगा इसको। लेकिन अभी देख ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ही यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज आया तो सिग्मा फैक्टर ने स्टार्ट कर दिया है, क्लियर है। तो इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर से शुरू होगा। अब यहाँ पे आप प्रमोटर देख रहे हैं, प्रमोटर 3 प्राइम एंड पे है, 3 से 5 की डायरेक्शन में और 5 से 3 की डायरेक्शन में। अगर 3 से 5 की तरफ को जाओगे तो क्या होगा, अप स्ट्रीम। तो इसका मतलब ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। तो कोडिंग स्ट्रैंड पे जो प्रमोटर होता है वो 3 से 5 यानी कि 3 से 5 ऊपर की तरफ को बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये अप स्ट्रीम है। जो प्रमोटर है वो कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर अप स्ट्रीम है। वहीं पे यही प्रमोटर अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करते हैं, क्योंकि ये टेम्पलेट होगा और इसके अपोजिट इसकी पोलैरिटी होगी। तो देखिए अगर ये अप स्ट्रीम है क्योंकि ये 3 प्राइम है तो इसका 5 प्राइम होगा, और यहाँ पे भी प्रमोटर है तो ये हम इसे डाउन स्ट्रीम कहेंगे क्योंकि 5 से 3 की डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ये डाउन स्ट्रीम कि जो प्रमोटर होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड पे अप स्ट्रीम में होता है, लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे डाउन स्ट्रीम में होता है। दूसरे की बात अगर हम करें डाउन उसकी टर्मिनेटर की, तो कोडिंग स्ट्रैंड पे यहाँ 5 प्राइम है, और 5 प्राइम क्योंकि मैंने अभी बताया 5 प्राइम में क्या लिखा है हमने, डाउन स्ट्रीम लिख भी दिया हमने। तो यहाँ 5 प्राइम है तो यहाँ डाउन स्ट्रीम लिखा जाएगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड पे जो टर्मिनेटर है वो डाउन स्ट्रीम है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो टर्मिनेटर है वो 3 प्राइम यानी कि 3 प्राइम पे क्या लिखा जाएगा, अप स्ट्रीम। तो जहाँ भी 3 प्राइम होगा वहाँ पे आप अप स्ट्रीम लिखेंगे, जहाँ पे 5 प्राइम होगा वहाँ पे आप डाउन स्ट्रीम लिखेंगे। तो आपको क्लियर दिख रहा है ये जो स्ट्रैंड है, क्योंकि आपको पता है जब भी एमआरएनए या डीएनए का सिंथेसिस होता है तो 5 प्राइम तो 3 प्राइम होता है। तो एमआरएनए तो 5 to 3 जब ही बनेगा जब ये जो स्ट्रैंड होगा 3 to 5 होगा। तो अगर यहाँ 3 है तो ये अप स्ट्रीम हो गया प्रमोटर, यहाँ 5 है तो टर्मिनेटर डाउन स्ट्रीम हो गया। इसके अपोजिट ये स्टैंड होना है तो इसका मतलब यहाँ 3 था तो यहाँ 5 हो गया, और क्योंकि 5 पे हम क्या कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पे बोल देंगे इसको अप स्ट्रीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा
कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कोडिंग स्ट्रैंड पे टर्मिनेटर प्रोमोटर का अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम कैसे होता है और किस तरह से पूछा जाता है। एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे जो मैंने अभी बताई नहीं, जो शुरुआत में जो बेस पेयर होते हैं वो TA और TA इस तरह के नाइट्रोजनस बेसिस शुरुआत में होते हैं, इसीलिए इस जगह को हम टाटा बॉक्स भी बोलते हैं, टाटा बॉक्स। तो जब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट से ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत होगा, शुरुआत टाटा बॉक्स से होती है, और कौन करेगा, सिग्मा फैक्टर करेगा आरएनए पॉलीमरेज का शुरुआत। तो इसी को इसलिए बोल दिया इनिशिएशन, शुरुआत हो गई है। देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके कंप्लीमेंट्री यहाँ जुड़ने शुरू हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है, इलोंगेशन। इलोंगेशन प्रोसेस में आप इतना दिखा देंगे कि इलोंगेशन प्रोसेस में इसको आरएनए को थोड़ा सा बनता हुआ दिखा देंगे, लेकिन इस प्रोसेस में आप ये भी दिखाएंगे कि सिग्मा फैक्टर ने जिसने शुरुआत की थी वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और रो फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। तो ये देखिए हमने दिखा भी दिया, सिग्मा फैक्टर यहाँ पे रिमूव करता हुआ दिखाया है, और ये टी के सामने ए के सामने यू, जी के सामने सी के सामने जी, सी के सामने जी के सामने सी, जी के सामने सी, इस तरह से ये mRNA जो बन रहा है एक्चुअली वो इलोंगेट करता जा रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हमने इलोंगेशन लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे हमने इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ RH यानी कि रो फैक्टर जोड़ा है, इसका मतलब इलोंगेट करने का काम जो है वो रो फैक्टर करेगा, सिग्मा फैक्टर नहीं करेगा। तो सिग्मा फैक्टर सिर्फ वहाँ दिखाया था, तो रो फैक्टर क्या कर रहा है कि इलोंगेट कर रहा है, इसलिए इसको इलोंगेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। फाइनल प्रोसेस जो होगा वो टर्मिनेशन होगा, यानी कि ये रो फैक्टर बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जो इसको टर्मिनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ टर्मिनेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये mRNA बन रहा था कौन सी प्राइम से, ये 3 प्राइम था ना, ये 5 प्राइम था, और जो mRNA बनेगा वो कौन से बन रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनता है, जबकि जो DNA जो दूसरा स्टैंड है टेम्पलेट स्टैंड उसकी पोलैरिटी 5 to 3 होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन इस प्रोसेस को बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, इस प्रोसेस को हम टर्मिनेशन बोल देंगे। टर्मिनेशन में क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा जो पूरी यूनिट थी इस यूनिट को पूरी तरह से कॉपी कर लिया गया है mRNA में, और फाइनली यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है RH रो फैक्टर, और पूरा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि mRNA का प्रोसेस जो DNA की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो DNA के न्यूक्लियोटाइड से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आरएनए में ले ली है। लेकिन अभी इस आरएनए में, क्योंकि डीएनए में कुछ बेसिस सीक्वेंस ऐसी होती है जो नॉनसेंस होती है, जो कुछ कोड नहीं करती है, जो कुछ कोड नहीं करती हम उनको इंट्रॉन बोलते हैं, और जो कोडिंग सीक्वेंस होती है हम उनको एक्सॉन बोलते हैं। तो ये आरएनए हमने उठा करके देखो यहाँ से वहाँ ले लिया है। अब आप देख रहे हैं कि ये mRNA जो आया, और इस mRNA में हमने देखो कुछ बेस पेयर के साथ में डबल बनाया है ये लाइन, जिससे आप पहचान सके। तो डबल वाले को हमने लिख दिया इंट्रॉन, बाकी जो सिंगल डब्बे में है उन्हें हमने लिख दिया एक्सॉन। तो यहाँ पे इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों ही है, क्योंकि डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में चेंज होने वाली है वो इन्फॉर्मेशन कामयाब होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन काम की भी होनी चाहिए। बेकार की इन्फॉर्मेशन भेजने का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए यहाँ से वो नॉनसेंस कोडोन, वो जो नॉनसेंस कोडोन हो गए यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव कौन, नॉनसेंस किसको बोलते हैं, मैंने बोला इंट्रॉन को। तो यहाँ पे इंट्रॉन को निकाला जाएगा। तो यहाँ पे इंट्रॉन क्या दिख रहा है आपको, GCCG, तो यहाँ पे GCCG, और यहाँ पे दिखा भी दिया है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। इंट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, बाकी सबको जोड़ दिया गया है एज इट इज़। तो इस प्रोसेस को, जिसमें से हेट्रोजीनस mRNA से जो इंट्रॉन निकाले गए, इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। लेकिन इस जो mRNA को हम क्या बोल सकते हैं, इस mRNA को हम हेट्रोजीनस, यहाँ पे लिखा हुआ भी है इधर, यहाँ पे इस mRNA को जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों हैं, इसको हम हेट्रोजीनस RNA बोलते हैं या HNRNA बोलते हैं। उसके बाद जब इसमें से इंट्रॉन को निकाल दिया जाएगा, सारे एक्सॉन को जोड़ दिया जाएगा, उस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। स्प्लाइसिंग हो चुकी है, स्प्लाइसिंग के बाद अब आरएनए बन चुका है, लेकिन ये mRNA डिग्रेड हो सकता है, इसलिए mRNA डिग्रेड ना हो तो इसके फर्स्ट एंड पे और इसके लास्ट एंड पे एक प्रोटेक्टिव नेचर की जो स्ट्रक्चर होती है वो जोड़ी जाती है। जो शुरुआत में स्ट्रक्चर जोड़ी जाती है उसको हम कैप या कैपिंग बोलते हैं, और लास्ट में जो जोड़ी जाएगी उसको टेलिंग बोलते हैं। तो उसके बाद जब ये पूरा एक्सॉन जुड़ जाएगा, एक्सॉन जुड़ने के बाद यहाँ पे शुरुआत में कैपिंग होगी और लास्ट में टेलिंग होगी। अब इस तरीके से डीएनए की वो इन्फॉर्मेशन जो एक प्रोटीन बनाने वाली है पूरी तरह से mRNA में भेज दी गई है। अब इस तरह से इस आरएनए को, जिसमें कैपिंग और टेलिंग आ चुकी है और सारे एक्सॉन आ चुके हैं, इसको बोल देंगे हम mRNA। ये प्रोसेस कंप्लीट होता है ट्रांसक्रिप्शन का, लेकिन यूकैरियोट में। अब यहाँ पे डिफरेंस बता देते हैं कि डिफरेंस क्या होने वाले हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में।
सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला ही आएगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड इनका नाम हम नहीं लेंगे शुरुआत। अब सपोज करिए यही वो डीएनए है बैक्टीरिया का, यहाँ पे सिग्मा और रो फैक्टर भी होंगे, आरएनए पॉलीमरेज भी होगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर तो वही है। दूसरी बात ये होगी कि जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का वो बहुत छोटा होता है, और छोटा होने की वजह से उसमें नॉनसेंस कोडोन बहुत कम या ना के बराबर होते हैं, इसलिए उसमें सारी की सारी चीज़ें काम की होती है, कामयाब होती है। तो इसीलिए जैसे कि यूकैरियोटिक डीएनए की छोटी छोटी यूनिट लेकर के हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक डीएनए छोटा है, इसलिए पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन एक ही साथ हो जाता है। पहली बात, यहाँ पे छोटी छोटी यूनिट ली जा रही है, वहाँ पे एक साथ होगा। जब एक साथ होगा तो यहाँ पे पूरा डीएनए जब बन रहा होगा तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है स्टार्टिंग, इलोंगेशन और टर्मिनेशन तीनों काम को करने का काम आरएनए पॉलीमरेज का होगा। सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर यहाँ पे नहीं करेंगे, हालांकि वो ट्रांजिएंटली या अस्थायी रूप से जुड़ेंगे ज़रूर, लेकिन पूरा काम करने का जो प्रोसेस है वो आरएनए पॉलीमरेज का होगा। थर्ड डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे सिग्मा और रो फैक्टर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, वो ट्रांजिएंटली अटैच रहते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ, लेकिन काम करने का काम आरएनए पॉलीमरेज के बाकी पोर्शन का है। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन तीनों में आरएनए पॉलीमरेज ही दिखाया जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ हमने शुरुआत में सिग्मा दिखाया था यूकैरियोट में, फिर लास्ट में टर्मिनेटर में हमने रो दिखाया कि टर्मिनेट कर दिया। प्रोकैरियोट में हम ये नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे। नेक्स्ट जो चेंज होने वाला है यहाँ पे हमने दिखाया है कि क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में नॉनसेंस कोडोन भी होते हैं, इसलिए नॉनसेंस कोडोन को यानी कि इंट्रोन को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इंट्रोन नहीं है, सिर्फ एक्सोन है, काम की चीज़ें हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो बैक्टीरिया का जो ये एमआरएनए बनेगा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट का जो आरएनए बनेगा वो हेट्रोजीनस आरएनए नहीं बनेगा। जब हेट्रोजीनस आरएनए नहीं बनेगा तो वहाँ पे स्प्लाइसिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंट्रोन है ही नहीं। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान स्प्लाइसिंग नहीं होती। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए का एमआरएनए में जो हुआ है वो कुछ इस तरह से डिफरेंस हुआ है, और इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस तरह से आप इसको कर भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसके देख सकते हैं, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो इसके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे। और अगर इसी तरह की कुछ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आपको इजी लैंग्वेज में इजी छोटे से पार्ट में या छोटे टाइम लेकर के, कम टाइम लेकर के आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।